इस वीडियो के अंदर 3 अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो मार्केट आवर से पहले रिकॉर्ड हो रही है। आज की जो अपडेट है वो शाम वाली वीडियो में आएगी, क्योंकि 3 अपडेट्स हो चुके थे और इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे, इसलिए मैंने सोचा चलो वीडियो बना देते हैं पहले ही। तो यहाँ पे एक तो हम बात करेंगे कि कल के डेट में, मतलब आज से पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो वायर्स एंड केबल्स वाली कंपनीज है वो भयंकर गिरी, क्यों गिरी। दूसरा म्यूचुअल फंड रिलेटेड एक अपडेट है इंपॉर्टेंट, और तीसरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो फंड म्यूचुअल फंड के अंदर में आने वाला है उसको लेकर सेबी ने सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो वायर्स एंड केबल्स वाली कंपनी है, जो KEI वगैरह है, हैवेल्स वगैरह है, 10% से 15% तक सिंगल डे में ब्रेकडाउन हुई थी कल और थर्सडे के दिन। और इसका रीजन ये है कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो कंपनी है उन्होंने अनाउंस किया कि वो वायर्स एंड केबल सेक्टर के अंदर घुसने वाले हैं। एंड सोचो 2025-26 2 साल के अंदर में वो 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे वायर्स एंड केबल्स के अंदर घुसने के लिए, और ये 2 साल में वो घुसेंगे। और ये न्यूज बस आई और जो ये पूरा सेक्टर है वो क्रैश कर गया। म्यूचुअल फंड्स हेविली इन्वेस्टेड है इन कंपनीज के अंदर, और अगर एक्सपर्ट्स की बात अगर यहाँ पे हम मानते हैं, सुनते हैं जो एनालिस्ट हैं, कि अल्ट्राटेक सीमेंट का इसके अंदर घुसने का बहुत ज्यादा कंपटीशन पे असर निगेटिवली नहीं होगा, क्योंकि देखो वायर्स एंड केबल्स ऐसा सेक्टर है जिसका जो नीड है वो अभी इंडिया के अंदर में बहुत ज्यादा है। मतलब रोड वगैरह बनती है, वहां पे भी लाइट वगैरह के लिए तो चाहिए, मतलब किसी भी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी भी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां पे वायर्स एंड केबल्स की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट घुस रही है उधर, और इसी का निगेटिव इफेक्ट हमें वहां पे देखने को मिला है। दूसरी अपडेट यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के NFOs को लेकर है। तो NFOs के अंदर जो भर भर के पैसा उठाती थी म्यूचुअल फंड कंपनी, तो इसको लेकर एक कंसल्टेशन पेपर आया था जो कि अब रेगुलेशन बन चुका है, और 1 अप्रैल से फॉलो करना है म्यूचुअल फंड कंपनी को इस चीज को, कि NFO में उतना ही पैसा ये लोग उठाएंगे, या फिर जितना भी पैसा ये लोग उठाए म्यूचुअल फंड कंपनी, उसको 30 दिन के अंदर अंदर मार्केट के अंदर में डिप्लॉय कर देना होगा। 30 दिन के अंदर अंदर में ये अब रेगुलेशन बन चुका है 1 अप्रैल से। अगर किसी भी रीजन से 30 दिन के अंदर में वो डिप्लॉय नहीं कर पाते हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट कमिटी के आगे रिटन में ये बताना होगा, लिख के देना पड़ेगा कि क्यों, क्या रीजन है जिसके कारण आप इस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाए। अब ऐसा आप नहीं कह सकते कि अपॉर्चुनिटी है नहीं मिली इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर पाए। अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो इतना पैसा आपने उठाया क्यों? फिर इन्वेस्टमेंट कमिटी के ऊपर है कि वो 30 दिन का उनको एक्सटेंशन पीरियड देंगे या नहीं देंगे। मतलब एक्सटेंशन पीरियड अगर मिल भी जाता है तो टोटल नंबर ऑफ डेज म्यूचुअल फंड कंपनी के पास 60 डेज हो जाते हैं, जहां पे ये लोग जो NFO में इन्होंने पैसा उठाया है उसको इन्वेस्ट करे मार्केट के अंदर में। और अगर एक्सटेंशन पीरियड नहीं देती है इन्वेस्टमेंट कमेटी, या फिर एक्सटेंशन पीरियड दे भी देती है, तो या तो 30 दिन या तो 60 दिन मैक्सिमम, अगर उसके बाद भी जो पैसा है वो पूरी तरीके से मार्केट के अंदर में डिप्लॉय नहीं हो पाता है, तो फिर जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उनको क्या क्या करना है वो यहाँ पे आप समझ लो, आपके फायदे की चीज है। सबसे पहला तो नॉट बी परमिटेड टू रिसीव फ्रेश फ्लोज इन द सेम स्कीम टिल द टाइम द फंड्स आर डिप्लॉयड एज पर द एसेट एलोकेशन मेंशन्ड इन द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो नहीं, अगर ये लोग टाइमली डिप्लॉय कर पाते हैं पहला 30 दिन में, और अगर एक्सटेंशन पीरियड मिलता है तो 60 दिन में, तो उसके बाद जब तक ये पूरा पैसा डिप्लॉय नहीं होता तब तक ये उस स्कीम के अंदर में नया पैसा फ्रेश इनफ्लो नहीं ले पाएंगे, नया इन्वेस्टमेंट उस स्कीम के अंदर नहीं हो पाएगा। सेकंड, नॉट बी परमिटेड टू लेवी एग्जिट लोड इफ एनी ऑन द इन्वेस्टर एग्जिस्टिंग सच स्कीम्स और आफ्टर 60 बिजनेस डेज एंड नॉट कंप्लाइंग विद दी। देखिए, अगर डिप्लॉय नहीं हो पाता है आफ्टर 60 डेज, तो कोई इन्वेस्टर अगर उस स्कीम से पैसा अपना रिडीम करता है, विड्रॉ करता है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी उस पर एग्जिट लोड नहीं लगा पाएगी, फ्रेश इनफ्लो नहीं ले पाएगी उस स्कीम के अंदर, एग्जिट लोड नहीं लगा पाएगी उस स्कीम के अंदर। तीसरा, इन्वेस्टर, जितने भी इन्वेस्टर ने NFO के अंदर इन्वेस्ट किया है उन सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ईमेल, SMS या फिर जो भी मोड से कम्युनिकेशन करती है AMC, वो सारे मोड से उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा
कि आप अगर चाहो, क्योंकि हम पैसा डिप्लॉय नहीं कर पाए हैं, तो आप अगर चाहो तो अपना पैसा वापस निकाल सकते हो, आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इसके अलावा फिर भी अगर कुछ नहीं हो पाता है, इसके अलावा और भी टाइम आके खिंचता है, तो इन सब का रिपोर्ट करना पड़ेगा ट्रस्टी को, एंड देन फर्दर आगे एक्शन भी हो सकता है। तो अब ये एक बड़ी चीज हो गई है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज पैसा उतना ही उठाएगी एनएफओ में जितना वो यूज कर सके, जितना वो इन्वेस्ट कर सके। अब देखो, बहुत ज्यादा पैसा उठा लेने के कारण कम कुछ ही सेट ऑफ स्टॉक्स के अंदर रैली आती। जैसे देखो, डिफेंस सेक्टर के अंदर इतनी बड़ी रैली जो एक साल में आई थी, मतलब अभी से 6 महीने पहले छोड़ दे, उसके पहले का जो एक साल है, उसका रीजन एक ये भी था कि डिफेंस फंड के अंदर में भर भर के पैसा आया था, भर भर के पैसा आ रहा था, भर भर के इन्फ्लो आ रहा था, सब जगह प्रमोशन हो रहा था। एक तो डायरेक्टली भी डिफेंस स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा पैसा जा रहा था, ऊपर से म्यूचुअल फंड के थ्रू भी डिफेंस स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा पैसा जा रहा था, लेकिन डिफेंस की जो कंपनियां थी वो कुछ ही थी, और इस कारण से बस उन्हीं के अंदर पैसा भरे जा रहा था, भरे जा रहा था, रैली आई जा रही थी। इसलिए जब गिरा तो एक ही बार में जम के गिर भी गया। तो यही चीज होती है कि एक्स्ट्रा पैसा आ जाने से थोड़ी सी दिक्कत होती है, और इसको सेबी ने समझा है। और एक्स्ट्रा पैसा एनएफओ में डलवाने के लिए कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी चल रही थी, तो इन सबको दूर करने के लिए यहाँ पे ये चीजें की है, जो कि काफी बढ़िया है। तीसरा अपडेट है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच की कड़ी की तरह सेबी ने प्रस्तुत किया यहाँ पे। तो उसके अंदर फर्दर अपडेट आया है कि 31 मार्च तक एमएफआई को कहा गया है, सेबी ने कहा है कि जो स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन है वो आप इसका बना दीजिए, और उसके बाद हमें स्कीम भी लॉन्च होते हुए दिख जाएंगे। क्योंकि 7 कैटेगरी, मतलब एक तो पहले 3 कैटेगरी हो जाती है, 3 कैटेगरी में लॉन्च होंगे, इक्विटी में, हाइब्रिड में और डेट फंड में। इक्विटी के अंदर 3 स्ट्रैटेजी होगी, डेट के अंदर 2 स्ट्रैटेजी होगी, एंड हाइब्रिड के अंदर भी 2 स्ट्रैटेजी होगी। तो डेट और हाइब्रिड से हमें इसके अंदर मतलब नहीं है, हमें मतलब है इक्विटी के अंदर। तो इक्विटी की जो 3 स्ट्रैटेजी यहाँ पे है, और तीनों स्ट्रैटेजी के अंदर में ये जो स्कीम्स है वो लॉन्च होगी एसआईएफ की, स्पेशल इन्वेस्टमेंट वाली जो फंड्स है उनकी। तो वो समझ लो। सबसे पहले जो स्कीम है, देखो यही चीज, जो इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड है ना, यही अंतर है म्यूचुअल फंड में और एसआईएफ में, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड में। जो म्यूचुअल फंड होती है वो इक्विटी लॉन्ग पोर्टफोलियो सिर्फ होती है, यहां तक कि जो आपका स्मॉल केस में जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो भी इक्विटी लॉन्ग पोर्टफोलियो ही होते हैं। लेकिन एसआईएफ में फंड मैनेजर्स को छूट मिलेगी कि वो लॉन्ग के साथ शॉर्ट पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पे है कि द मिनिमम, सबसे पहली स्ट्रेटजी है इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड होगा, और मिनिमम इक्विटी एक्सपोजर यहाँ पे 80% होगा, और मैक्सिमम शॉर्ट एक्सपोजर थ्रू अनहेज्ड डेरिवेटिव्स पोजीशन इन इक्विटी वुड बी 25%। तो 80% मिनिमम इक्विटी के अंदर पोजीशन होगा, और 25% मैक्सिमम इस स्कीम के अंदर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लॉन्ग शॉर्ट दोनों इसके अंदर बनेगा पोजीशन। दूसरी जो स्ट्रेटजी है, सेकंड स्ट्रेटजी है, यहां पे जो इक्विटी के अंदर एक्सपोजर होगा वो टॉप 100 स्टॉक्स को छोड़ के होगा। द सेकंड स्ट्रेटजी इज द इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड। द मिनिमम इक्विटी एक्सपोजर ऑफ स्टॉक्स एक्सक्लूडिंग द टॉप 100 स्टॉक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन वुड बी 65%, एंड द मैक्सिमम शॉर्ट वही। यहां पे 65% जो एक्सपोजर है वो ऐसे स्टॉक्स का होगा जो टॉप 100 को छोड़ के स्टॉक्स है, मतलब टॉप 100 लार्ज कैप को छोड़ के मिड स्मॉल माइक्रो ये सब मिला के 65% का एक्सपोजर यहाँ पे लेना है। और जो शॉर्ट, इसमें भी शॉर्ट पोजीशन बनेगा वो 25% तक बनेगा। तो 25% तक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और 65% उसके बाद का होगा, और बाकी के कुछ परसेंटेज मिला के, मतलब अभी ऐसा नहीं कि मिनिमम मैक्सिमम जो लिमिट है वही फंड मैनेजर कैटर करेंगे, थोड़ा बहुत टॉप 100 में से भी उठाएंगे। तो ये दूसरी स्ट्रेटजी हो जाती है। तो पहला स्ट्रेटजी में खुला छूट है, सब कुछ है। दूसरा स्ट्रेटजी में मिड स्मॉल पे फोकस किया गया है। तीसरी स्ट्रेटजी, द थर्ड वन इज सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड। यहां पे क्या है, 3-4 सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। वेयर द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी
instruments would be 80% across a maximum of 4 sectors। यहाँ पे मैक्सिमम 4 सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और इन 4 सेक्टर्स के अंदर 80% इस फंड के अंदर जो है इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो पहला एक तरीके से मान सकते, जैसे 4 सेक्टर्स है ना, तो इसको सेक्टरल थीमेटिक फंड्स की तरह मान सकते हो कि मैक्सिमम 4 सेक्टर के अंदर ही फोकस करके इन्वेस्टमेंट करना है। पहला हो जाता है हमारा काइंड ऑफ फ्लेक्सी कैप, पूरा छूट दे दिया, खुला छूट दे दिया। यहाँ पे लार्ज मिड स्मॉल का कुछ लेना देना नहीं है, जहां से उठाना है उठाओ, 80% तक इक्विटी में रखना है, 25% तक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी में 65% तक टॉप 100 को छोड़ के इन्वेस्ट करना है, तो ये मिड स्मॉल पे फोकस हो गया और 25% यहाँ भी हेज हो गया। और थर्ड में अगेन 80% तक इक्विटी के अंदर रखना है, 25% तक शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 4 सेक्टर्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये नहीं कि एक ही 4 सेक्टर में, ये चीज यहाँ पे सही की है कि एक ही 4 सेक्टर में हमेशा इन्वेस्टेड नहीं रखना है, मतलब अभी किसी और 4 सेक्टर में इन्वेस्टेड है, अब एक सेक्टर को यहां से हमने क्लियर किया और दूसरे सेक्टर के अंदर उस पैसा को रोटेट कर दिया, तो 4 ही सेक्टर है लेकिन रोटेट हो रहा है पैसा, रोटेट हो रहा है पैसा। तो इस तरीके की 3 स्ट्रेटजी यहाँ पे अभी के लिए इक्विटी सेगमेंट के अंदर में सेबी ने अलाउ की है। तो इसके अंदर अब मुझे लगता है जल्द ही हमें फंड्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। आपकी क्या राय है इन सारी चीजों को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।